नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज आपकी खबर आपका फायदा में जो एक नए समय पर आ रहा है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की। देखिए, चीन बॉर्डर पर किस तरह से मात खा के अब पीछे जा रहा है, इस सब का नजारा हमने देखा और हम सबके सामने भारत के पराक्रम की शौर्य गाथा है। लेकिन बॉर्डर पर चीन कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहा है और पीछे से ड्रैगन की जो मंशा है वो कुछ और दिखाई दे रही है। यानी कि बॉर्डर पर तो चीन के सैनिक बंकरों में जा चुके हैं, लेकिन इधर चीन के हैकर्स फ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं। खबर यह आई है कि मुंबई ग्रिड के फेल होने के पीछे चीनी हैकर्स का हाल है। और यही नहीं, यह खबर भी आई है, रिपोर्ट भी आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट और इसके अलावा जो भारत बायोटेक है और दूसरे जो इंस्टैब्लिशमेंट्स हैं हमारे, उन पर जहां पर वैक्सीन बन रही है, उनको हैक करने के इरादे से चीनी हैकर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि चीन क्या अब बॉर्डर पर हारने के बाद साइबर वॉर की तैयारी में जो लुके छिपे वो चलाना चाहता है? भारत सरकार ने फिलहाल ऐसी किसी आशंका से इनकार किया है, लेकिन 7 समंदर पार अमेरिका में इस पर बहस हो रही है। अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि चीन भारत के खिलाफ साइबर वॉर की तैयारी में है और यह चिंताजनक है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वाकई में चीन की नजर अब हमारे इंस्टीट्यूशंस पर है, हमारे एस्टैब्लिशमेंट्स पर है, और अगर ये फिराक चीन की है तो भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए जिस तरह भारत का रुख अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है सरकारी स्तर पर, या इसे गंभीरता से लेते हुए तैयारी अलग लेवल की होनी चाहिए? इस पर करेंगे आज हम चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, मामला समझिए। बहुत खास मेहमानों के साथ हम लौट रहे हैं आज का आपकी खबर आपका फायदा का एपिसोड लेकर। जरा सोचिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अचानक बिजली चली जाए। गाड़ी चला रहे हैं और कोई दूसरा उस पर कंट्रोल कर ले। फोन पर बात कर रहे हैं और बीच में कोई तीसरा आपकी सारी बातचीत सुन रहा हो। इतना ही नहीं, आपकी सारी गोपनीय जानकारी किसी और के हाथ लग जाए। और जब आपको यह पता चले कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, बल्कि पूरे राज्य के साथ हुआ है, और ये सारा काम कहीं किसी और देश में बैठा कोई तीसरा शख्स बस एक क्लिक से कर रहा है, तब आप क्या करेंगे? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा संभव कहां है, तो जरा पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में घंटों बिजली सप्लाई ठप रहने का वाकया याद कर लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुंबई में हुए इस ब्लैकआउट के पीछे चीन का हाथ था। चीनी हैकर्स की कोशिश थी कि वो भारत में बड़ा पावर कट कर दें। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेड एको नाम के हैकर्स ग्रुप ने पावर ग्रिड के सर्वर में मैलवेयर डाला था। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अक्टूबर में 5 दिनों के अंदर इन चाइनीज हैकर्स ने 40,000 बार से अधिक साइबर अटैक किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार के कम से कम 12 इंस्टीट्यूशंस चीनी हैकर्स के निशाने पर थे। इसमें मुख्य रूप से पावर यूटिलिटी और उनके लोड डिस्पैच सेंटर्स शामिल थे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। साइबर इंटेलिजेंस फर्म साई फिरमा की रिपोर्ट बताती है कि चीनी हैकर्स ने भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर भी हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स दोनों ही कंपनियों की सप्लाई चेन को तोड़ना चाहते थे और भारत में बनने वाले कोरोना वैक्सीन के फॉर्मूले को चुराना चाहते थे। साथ ही हैकर्स दोनों ही कंपनियों की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों का पता लगाना चाह रहे थे। इन दोनों ही संस्थानों पर हुए हमले के पीछे चीन की एप्ट 10 समूह के हैकर्स का हाथ था। रिपोर्ट बताती है कि एप्ट 10 वही समूह है जिसके लोग स्टोन पांडा के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक हैकर्स का यह ग्रुप चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के साथ काम करता है। हालांकि भारत सरकार ने मुंबई में पावर सप्लाई ठप होने को चीनी साइबर हमला नहीं माना है, बल्कि पावर ग्रिड ठप होने को ह्यूमन एरर कहा है। लेकिन अमेरिकी सांसदों के इस मामले पर जो बाइडेन से निंदा करने की अपील इस बात की ओर इशारा करती है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और विस्तार से बातचीत के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सचिन डेडिया साहब हैं हमारे साथ, जो कि एथिकल हैकर हैं। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर AG अय्यर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन के। और हमें बताया गया है कि अय्यर साहब सरकार को पहले खत भी लिखते आए हैं और इस तरह के थ्रेट से, और खास तौर से जो पावर ग्रिड पे जो साइबर हमलों का जो थ्रेट है उसको लेकर सरकार को आगाह भी करते आए हैं। इसलिए अय्यर साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब दुनिया के कई देश भी ये मान रहे हैं कि भाई भारत में जो खतरा मंडरा रहा है वो चीन की ओर से ही और चीन की तरफ ही इशारा कर रहा है, उसका जो सूत्र है, उसका जो स्रोत है। अब लेकिन भारत सरकार तो सर साफ साफ कह रही है कि उसका चीन का कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। और दूसरा, मुंबई ग्रिड की जहां तक बात है तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो एक ह्यूमन एरर था। तो क्या ये जो भारत सरकार का जो रुख है इस पूरे मामले पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे अय्यर साहब? देखिए, भारत सरकार अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है और हमें ये पता है कि ये जो पूरा जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपा है, ये बेसिकली इंसिक्ट करके एक ग्रुप है, रिसर्च ग्रुप है, उसने इसको छापा है, जो recordedfuture.com नाम की साइट है, जिसमें ये सारी की सारी रिपोर्ट डाउनलोड हो सकती है और उसमें एविडेंसेस भी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है, भारत सरकार इस पर इमीडिएटली बोलना नहीं चाहती है। पर एक बात पक्की है कि देयर वाज क्लियर कोरैबोरेटिव एविडेंस कि हमारे पावर ग्रिड को अटैक किया गया और इसमें और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। देखिए, आज भारत में सबसे बड़ा चाइनीज ट्रांसफार्मर मेकर TBEA की फैक्ट्री वडोदरा में है। 30% ऑफ पावर ग्रिड की जो सप्लाई है जो ट्रांसफार्मर की, वो वहाँ से आती है। इसी तरह से बहुत सारे बॉयलर टरबाइन जनरेटर, जो पावर जनरेटिंग मशीन है, वो काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर में चाइनीज़ की लगी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग के होते हुए L1 टेंडर में ये लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लगी हुई है। मैं आपको प्लांट बता सकता हूँ, अडानी मुंद्रा जो है उसमें शंघाई इलेक्ट्रिक की मशीन्स लगी हुई हैं, 600 मेगावाट के ऊपर की मशीन्स हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप का जो रिलायंस एडग है, उसमें BTG जो लगी हुई है बॉयलर टरबाइन जनरेटर, वो आपकी डोंगफेंग की लगी हुई है। अनपारा जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट है सुपर क्रिटिकल, उसमें भी इनकी लगी हुई है। तो इस तरह से आप अगर सर्वे करेंगे तो ये तो 2010-11 से ही शुरू हुआ है और इनकी जो पॉपुलेशन भारत में पावर मशीनरी की बड़ी है। तो हमें तो उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक हमें अय्यर साहब आप जो बता रहे हैं वो बहुत गंभीर है और हमें ये पता चला कि आपने कई बार कुछ खत भी लिखे हैं सरकार को और आगाह भी किया है, उस पर रिस्पॉन्स क्या रहा सरकार का? देखिए, सरकार ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रही है। कोई भी सरकार आती है, उसका क्या है कि 2 पहलू हैं। एक तो क्या है कि उसको अपनी पावर सेक्टर को आगे ले जाना है और दूसरा उनका चैलेंज ये है कि उसकी सिक्योरिटाइजेशन भी करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि पावर सेक्टर में अगर आप लोएस्ट टेंडर लेंगे तो चाइनीज के अलावा कोई जीत नहीं पाएगा इस कंट्री में। देखिए, JSW तोशिबा, आपकी भारत फोर्ज एल्स्टॉम, उसके बाद BJR हिटाची एंड BHEL खुद यहाँ पर मशीनरी बना रहा है, पावर मशीनरी, पर इनके पास ऑर्डर्स नहीं है। इनके पास 20% ऑर्डर फुलफिल होते हैं, लेकिन चाइनीज की फैक्ट्री फुल हो रही है। इसका कारण हमारे L1 टेंडर सिस्टम है। हमें बहुत चीजों को रिविजिट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप सौर ऊर्जा दीजिए, सोलर में आज 70% सप्लाई भारत में, जितना सोलर फोटोवोल्टेक पावर प्लांट्स लगे हैं जो 37 गीगावाट हो गए हैं अभी, उसमें 70% सप्लाई तो चाइना की आई है। हम रोकने से काम नहीं होगा, पर हमको अपनी उसकी जो इंटीग्रेशन सिस्टम है, जिसको कहते हैं कि पावर बनने के बाद उसको ग्रिड में फेंकने का जो सिस्टम है, जैसे इन्वर्टर है, पावर इन्वर्टर इन सोलर, इसी प्रकार से जनरेटर्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इनके अंदर हमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम कभी भी चाइनीज की लगने नहीं देनी चाहिए। तो हमें बड़ा डीपली इसके अंदर, हमारे जैसे एक्सपर्ट को लेकर गवर्नमेंट बैठे, गवर्नमेंट अकेले नहीं कर पाएगी, हमारे साथ बैठेगी तो हम वो एरिया इनको आइडेंटिफाई करके देंगे जहां पर चाइनीज की एम्बेडेड हैकिंग प्रोसेस आ सकती है। दे कैन यूज दी cyber chips, they can use software, they can use programmable elements through which they can stall our entire power system. आपने जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, मैं आऊंगा सर आपके पास, प्रोफेसर अय्यर, मैं आऊंगा आपके पास। एक्चुअल में आप जो बता रहे हैं वो मेरे लिए भी काफी शॉकिंग भी है। ये अगर पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है और इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि चाइनीज कंपनी के इक्विपमेंट्स हमारे देश में हैं, टेंशन हैं, उनको लेकर कुछ फैसले भी लिए गए। इससे पहले के ये फैसले हो सकते हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और देखने को मिले। लेकिन
जो वल्नरेबिलिटी की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो हैकिंग, उनकी हैकिंग हो सकती है, वो संवेदनशील हैं, इस लिहाज से ये थोड़ा सा इसको क्या नजरअंदाज किस लेवल पे किया, इसको इन्वेस्टिगेट तो किया ही जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्रशांत माली, जैसा कि प्रोफेसर अय्यर बता रहे हैं, अगर मामला इतना इतना सीधा सपाट और हमारे आंखों के सामने है तो फिर हम डिनायल मोड में क्यों हैं? फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये कनेक्शन चाइना से है, जबकि 7 समंदर पार दूसरे देश की रिपोर्ट बता रही है, वहां पर इस पर बहस हो रही है कि मुंबई को अंधेरे में डालने की साजिश कर रहा था चीन, और हम जो है कह रहे हैं कि नहीं साहब, उसका तो कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो हमारा ही कोई आदमी था जिसका ह्यूमन एरर था। देखिए, ये जो महाराष्ट्र का टिपिकल प्रॉब्लम है, ये इसलिए भी है क्योंकि महाराष्ट्र का जो ग्रिड है हमारा, वो पूरी तरह से आईटी बेस्ड नहीं है। आईटी और ओटी का कनेक्शन जो होता है वो उतना नहीं है यहाँ पे। स्कड़ा सिस्टम्स आज भी पुराने माइक्रोवेव पे चल रहे हैं। जो इनका अटैक का जो इनकी बात चल रही है वो इनकी वेब सर्वर पे ज्यादातर फोकस रहे हैं हमारे यहाँ पे। और ये क्यों हो रहा है ये भी आप जानने की कोशिश कीजिए। ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकता है जो अमेरिका कर रहा है, ताकि हम जो चाइना और इंडिया जो बाजू बाजू में है, ताकि हम एक दूसरे में एंगेज रहें। ये भी हो सकता है क्योंकि आप देखिए, एक के पीछे एक रिपोर्ट आ गया। मैं पहले रिपोर्ट जो महाराष्ट्र का है उसमें इतनी डेप्थ नहीं है, लेकिन दूसरे रिपोर्ट में डेफिनेटली डेप्थ है, जो कि हमारा सीरम इंस्टीट्यूट है या जो हमारे भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक जो हमारी कंपनी है वो तो नई है, उसके पास उतने पुख्ता सिस्टम्स भी नहीं है। तो इसको भारत सरकार ने इसको सीरियसली लेना चाहिए। और हमारे पास एजेंसीज है, हमारे यहाँ ऑडिट्स होती है, हमारे पास एजेंसीज है, सर्टिन है, एनसीआईपीसी है, जैसे कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है जो बना हुआ है। इसके पीछे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इनका काम ही है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट करके उसको सुरक्षा देना। और ये जो सिस्टम्स है, स्कड़ा बेस्ड सिस्टम्स या एम्बेडेड सिस्टम्स है, इसकी ऑडिट भी ये करते हैं। तो भारत सरकार की कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज है, इसको प्रायर मतलब अटैक होने के बाद जो हम लोग जाग जाते हैं ना, उसके बदले पहले जाग जाना और साइबर वॉरफेयर के प्रति जो नीतियां है उसको सुस्पष्ट करके इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है आज घड़ी में। ठीक है डेडिया साहब, ये हमें बताइए ये करते कैसे हैं ये, और इंस्टीट्यूशंस पर अब निशाना साधना ये क्या ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत आसान होता है? लूपहोल्स कहां पकड़ते हैं लोग और कैसे करते हैं ये? जी, इन्हें जो करना होता है, मतलब ये जो होते हैं ये डेडिकेटेड हैकर्स को मतलब इन्हें बोलते हैं ना कि स्पेशलाइज्ड लोगों को इनको हायर नहीं करते, इन लोग ट्रेन ही करते हैं कि भाई आपको पूरी ज़िंदगी यही काम करनी है। जैसे हमने जो हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, हमने सुना है कि वहाँ पे लोग 12-15 साल से उनको इसी डोमेन में डालते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है उनके लिए कि इनको पीछे से फंडिंग होती है, इनको सपोर्ट होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि टैलेंट है, पर टैलेंट के साथ उनको फंडिंग और सपोर्ट पूरी दी जाती है कि आपको क्या चाहिए, बैंडविड्थ चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे। और अल्टीमेटली इन्हें ट्राई ये करना होता है कि कहाँ लूपहोल मिले हमें। इन्हें तो बस तीर पे तीर छोड़ने हैं, और कहीं एक तीर निशाने पे लग गया, ईमेल के थ्रू भेजते हैं मेल्स, स्पीयर फिशिंग अटैक्स बोलते हैं। आईपी एड्रेस जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जो सर्वर्स है, उनको स्कैन मारेंगे, उनकी वनरेबिलिटीज टेस्ट करेंगे। जैसे अभी हमने अगर कोई अपडेट नहीं किया तो उस अपडेट के कोई लूपहोल की वजह से वो कहीं अंदर ना घुस जाए। मतलब उनका तो उन्होंने पूरे ग्रुप्स डिवाइड करके रखे हैं कि भाई ये स्पेसिफिक लोग सिर्फ इंडिया को टारगेट करेंगे, ये लोग सिर्फ श्रीलंका या नेपाल या इनको टारगेट करेंगे। और ये हम ऐसे बोला जाता है हमारी साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में कि इंडिया एक एक्सपेरिमेंट के लिए है कि हमारे जितने भी वेबसाइट्स हैं, हमारे जितने भी सर्वर्स हैं, उन लोग कोई अपने स्पेशलाइज्ड एक्सप्लॉइट्स या टूल्स बनाएंगे और यहाँ पे उन लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बेसिकली। बट अगर आप बोल रहे हो तो मतलब ऐसे लोग उन्होंने ट्रेन ही किए हुए हैं और उनको फंडिंग और सपोर्ट के साथ बिठाया गया है ताकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी। और हम क्या कर रहे हैं डेडिया साहब, अटैक कर सके। हम क्या कर रहे हैं, वो लोग तो हैकर्स को ट्रेन कर रहे हैं। हम क्या आप जैसे एथिकल हैकर्स को उनके काउंटर के लिए नहीं रख सकते? हमारे यहाँ कोई पॉलिसी है क्या एथिकल हैकिंग पे? जी, मेरे हिसाब से ये पॉलिसीज है गवर्नमेंट ने। मेरे अभी डीआरडीओ ने भी खुद एक एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी की एक स्पेशलाइज्ड कोर्स भी शुरू की है। बट फिलहाल ये डोमेन में अभी भी थोड़ी लीगल इलीगैलिटीज थोड़ी चल रही है। गवर्नमेंट पूरी तरह से मतलब खुल के बाहर नहीं आ रहा है हमारे सपोर्ट करने के लिए, ना ही मतलब ऐसे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है। मतलब हमने क्या किया है कि कंपनीज को अथॉरिटी दी है कि आप आके
ऑडिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स को, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। बट स्पेशलाइज्ड डिग्री के एथिकल हैकर्स को वो फिर भी अभी भी प्राइवेट कंपनीज और वही दे रही है। फिलहाल एक एनकरेजिंग सब ये सुनने में आया कि डीआरडीओ ने खुद ने साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स चालू किया। अच्छा, तो अभी ऐसे दिख रहा है कि शुरुआत हो रही है। अच्छा, मुझे सीधा सीधा बताइए, मैं टू द पॉइंट पूछ रहा हूँ। आज हो सकता है थोड़ा सा आज के डिबेट से अलग भी हो मसला हो। अगर आप जैसे लोगों को भारत सरकार कहे कि आप आइए, हम आपकी एक पूरी की पूरी टीम बनाते हैं और आप इस तरह के थ्रेट से हमें न सिर्फ आगाह कीजिए बल्कि डिफेंड भी कीजिए, क्या ये पॉसिबल है? आपकी जो कम्युनिटी है एथिकल हैकिंग की, क्या उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि आप भारत की मदद कर सकते हैं? जी, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इंडिया में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखोगे जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं वो यूएस में है बैठे हैं, लेकिन हमारे पास टैलेंट है। बट अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर इंडिया बोल भी दे, मतलब गवर्नमेंट आके बोले कि हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, हमें फिलहाल इनिशियली तो अपने खुद के हार्डवेयर, खुद के सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे। मतलब जब इंडिया में खुद का कुछ होगा, खुद की रिसर्च होगी, खुद की डेवलपमेंट होगी और खुद के टूल्स होंगे, तभी हम किसी को जाके ऐसे डिफेंड कर पाएंगे या किसी को अटैक भी कर पाएंगे। बट आपको टूल्स बनाने से तो यस, टैलेंट काफी है। कौन रोक रहा है सर आपको टूल बनाने से? सॉरी, आपको टूल्स और ये सब डेवलप करने से किसने रोका है? कोई आपको कोई पॉलिसी हर्डल है? कोई नहीं, पॉलिसी ऑर्डर नहीं है सर, बट वो पेटेंट राइट्स होते हैं। कोई जैसे अभी हमने टूल भी बना लिया तो कितने लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, कितने लोग उसको लेंगे? और एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है और एक ट्रस्ट डेफिसिट जरूर है। तो खबर यह है कि चीन अब हमारे भारतीय इंस्टीट्यूशंस पर हमला कर रहा है। आपने लगातार सुना होगा कि लगातार चाइना के जो हैकर्स हैं वो अटैक करने के फिरार में हैं। अब बताया जा रहा है कि मुंबई में जो पावर ग्रिड फेलियर हुआ उसके पीछे हैकर्स का हाथ था। इसके अलावा जो वैक्सीन भारत में बन रही हैं उनसे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस पर भी हैकर्स की नजर है। क्या करना चाहिए भारत को इस दिशा में, ये आज हम कर रहे हैं चर्चा। और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, अय्यर साहब। अब अय्यर साहब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि आप जैसा आप बता रहे हैं कि चीन के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, बड़ी संवेदनशील मशीनें लगी हुई हैं। अब देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन की बात हम करते हैं, द्विपक्षीय व्यापार की हम बात करते हैं, एकदम ये तो ब्लैक एंड व्हाइट तो होता नहीं है कि चीन से थोड़े से मनमुटाव हुआ और हटाइए इनकी मशीनें, हटाइए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बदलते परिदृश्य में दो देशों को किस तरह से आपस में द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाना होता है, कुछ कठोर निर्णय जरूर लिए जाते हैं, लेकिन मशीन तो हटा नहीं सकते उनकी। अब सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, मैंने बहुत सिंपल रास्ता दिया है। हाँ। मेरा रास्ता है कि जहां पर पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रिडिंग, ये वाला जो एरिया है ना, ये नो गो एरिया होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां भारत में पड़ी हैं, यूरोपियन कंपनियां हैं, सीमेंस है, एबीबी है, ये सारी कंपनियां अपने को अच्छी टेक्नोलॉजी, बीएचएल अच्छी टेक्नोलॉजी दी है। मैं सारी पावर ये विजिट कर चुका हूं। बीएचएल हैज गॉट द वर्ल्ड क्लास ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग। ऑर्डर्स नहीं है, हम इनको छोड़ के हम टेंडर में वो कंडीशन लाए ना कि हमें खाली सस्ता नहीं लेना है, हमें अच्छा भी लेना है। We should have a system not allowing only L1 और lowest tender to qualify। ये टेंडर के सिस्टम में हम डिस्कवर्ड प्राइसेस की बात करें, ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की बात है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं फ्रॉम द एनआईटी कुरुक्षेत्र, तो अपनी नॉलेज से बता रहा हूं, आफ्टर मोर देन 3 decades ऑफ माय एक्सपीरियंस, दैट वी कैन पुट चेक्स एंड बैलेंसेस टू एंगेज विद चाइना। ऐसा कुछ नहीं कि आप उनकी इक्विपमेंट ना खरीदें, पर उस एरिया में नहीं आने चाहिए जो आपकी सिक्योरिटी थ्रेट से परसीव्ड है। अभी इसी तरह से हमारे सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, अगर आप उसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम आप चाइनीज इंपोर्टेड सिस्टम लगाएं तो 100% आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट थ्रेट में आ जाएगी। इसी प्रकार के आपकी पावर ग्रिड है। अब देखिए, बॉम्बे में एक बात कही जा रही है कि ग्रिड फेल नहीं हुआ। क्यों नहीं फेल हुआ? क्योंकि मुंबई के पास एक आइलैंडिंग सिस्टम है, इसलिए राष्ट्रीय ग्रिड फेल नहीं हुआ। यह मुंबई का कमाल है कि मुंबई हैज इट्स ओन आइलैंडिंग सिस्टम एज फॉर द पावर सिस्टम इन द ग्रिड। सो भले ही वेस्टर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पे अटैक हुआ, पर पूरी की पूरी देश की बिजली नहीं गई, क्योंकि मुंबई सतर्क था और मुंबई कैपेबल है, स्ट्रांग है। हमारे यहाँ 40,000 मेगावाट की बिजली का मतलब पैदा करने की क्षमता है, जो देश की लार्जेस्ट है। वी आर द नंबर 1 इन द कंट्री। नंबर 2 इज गुजरात विच हैज अप्रोक्सीमेटली 30 गीगावाट। तो आप समझिए, वेस्टर्न ग्रिड जो है, अगर हम इसको राजस्थान को मिला लें, भारत की 375 गीगावाट में से तकरीबन आप समझो कि 40% बिजली वेस्टर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर हैंडल करता है। तो हम इसको सिरे से खारिज कर दें कि हमारी जो इंजीनियर्स ने अपने पूरे सिस्टम को गिरने नहीं दिया, केवल मुंबई की बिजली गई, पुणे की नहीं गई, नासिक की नहीं गई, नागपुर की नहीं गई, ये भी बात करें ना। तो
मैं इस चीजों पे कब से लिख रहा हूं मैं इन चीजों पे तब लिख रहा हूं जब मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए कॉलम लिखा करता था 1997 में, जब मैंने रीजनल ग्रिड की बात की। आज हमारा ग्रिड जो इतना सक्षम है, सिंगल यूनिफाइड ग्रिड की, हमारे भूटान से बिजली यहां आ रही है। अब आप इसकी देखिए मंशा, अगर चीन ये कर पाएगा तो भूटान से जो बिजली आ रही है अगर उसको रोक दे तो क्या होगा, सोचिए आप। ये वाकई में गंभीर हो जाएगा अगर वो हाइड्रो पावर 2000-2500 मेगावाट। एग्जैक्टली अय्यर साहब, तो और बिल्कुल सिर्फ पावर ग्रिड्स ही नहीं है अय्यर साहब, बिल्कुल आज बिल्कुल आज सिर्फ पावर ग्रिड्स पे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पावर ग्रिड के जो आप खुलासे कर रहे हैं या उसके बारे में जो बता रहे हैं वो वाकई में अलार्मिंग तो है। हालांकि भारत, अभी कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी, उसमें ये कहा गया था कि भारत सरकार जो है चाइनीज इक्विपमेंट्स को अगर किसी स्टैब्लिशमेंट लगा रही है तो उससे पहले चेक करेगी, लेकिन वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा ये देखना भी लाजमी होगा। लेकिन डॉक्टर प्रशांत माली, देखिए टेलीकॉम ग्रिड की भी बात आ जाए, नहीं टेलीकॉम ग्रिड की भी बात करें, पावर ग्रिड के बाद टेलीकॉम ग्रिड की बात करें। जरूर इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन और सिर्फ टेलीकॉम ग्रिड या पावर ग्रिड की बात नहीं है, साफ तौर पर जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हर एक चीज निशाने पर है। 12 इंस्टीट्यूशंस तो हैकर्स के निशाने पर हैं, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि पीएमओ नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उसमें भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई है साइबर तरीके से, उसकी रिपोर्ट्स पहले आ चुकी हैं। तो खतरा बड़ा है और हमारे सामने है। हम अब क्या किया जाए माली साहब, क्या करें हम, अब आप थोड़ा सा ईमानदारी से ही बताइए सर, हमने क्या इन साइबर अटैक्स को गंभीरता से लिया है सरकारी स्तर पर, या हमने ये मान लिया है कि यार नई दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, ये खतरे तो आते रहेंगे, इनसे निपट लेंगे, जब आएंगे तब देखेंगे? नहीं, मैं आपकी ये बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, भारत में इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब साइबर स्पेस में दोनों जगह, मतलब लड़ाई करनी और लड़ाई को रोकना, इसके मैंडेट दिए हुए हैं और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और ये जो आप एथिकल हैकर की बात कर रहे थे ना, तो अपने यहाँ पे एथिकल हैकर ये तो सिविलियन शब्द है, ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया जाता है बाकायदा। एनटीआरओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उनकी साइबर सिक्योरिटी विंग होती है, उसी में ऐसे ही बंदों को रिक्रूट किया जाता है जो एथिकल हैकिंग, मतलब हैकिंग कर सकते हैं या साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस कर सकते हैं। कि हैकिंग तो एक लीगल वर्ड नहीं है ना कि एथिकल हैकर। तो ये इनको इतने रिक्रूट करके और पूरे देश में फैले हुए हैं, अपने पास भरपूर टैलेंट है, टैलेंट की चीज नहीं है। ये जो परदेश से न्यूज आके फिर हम उसको रिएक्ट करने में लग जाते हैं ना, उससे हमें लगता है कि पूरा हमारे यहाँ पे जंगल राज चल रहा है या हम उसे बचा नहीं पा रहे। ऐसा बिल्कुल है नहीं। साइबर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भारत में है, सिर्फ दिक्कतें छोटी छोटी है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये जो एजेंसीज है इसके बीच में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है। मतलब सरकार की 10 एजेंसीज बनी हुई है और स्टेट की एजेंसीज बनी हुई, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है जी। एक दो एजेंसी अपने आप में लड़ती रहेंगी, एक पॉलिसी फॉलो नहीं करेगी, दूसरी फॉलो नहीं करेगी, ये एक प्रॉब्लम है हमारे इसमें। दूसरा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो आनी चाहिए थी, जल्दी आनी चाहिए थी, अभी उसको काफी डिले हो रहा है, उसको बन जाना चाहिए। और सबसे मैं इसी और इशारा कर रहा था बिल्कुल माली साहब की जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जिसका जिक्र आप कई हमारे शोज पर कर भी चुके हैं और हमने इस पर काफी बहस भी की है, ये आनी अब आवश्यक हो गया है क्योंकि अब पानी मुझे लगता है कि सर से ऊपर आ चुका है। फटाफट से एक फाइनल कमेंट डेडिया साहब का लेना चाहूंगा। डेडिया साहब बिल्कुल संक्षेप में 10 सेकंड में आप ये बताएं, अभी खतरा सिचुएशन तो हमारे सामने है, लेकिन अभी खतरा कितना और है, कितना बड़ा है, कितनी तैयारी हमको करनी होगी? जी मेरे हिसाब से तो अभी जैसे ये तो शुरू हुआ है, जैसे अगर मैं बोलूँ तो ट्रेलर है, अभी तो आगे यही साइबर वॉर ही होने वाला है। जैसे बोलते हैं विश्व युद्ध जो होगा, तीसरा विश्व युद्ध जो साइबर वॉर या बायोमेडिकल वॉर के टाइप में होने वाला है। तो ये तो जैसे ट्रेलर हुआ है बेसिकली, अभी जो भी हुआ है ऐसे। आई होप आप हमें सिर्फ डरा नहीं रहे हैं और इसको पॉजिटिव वे में लेंगे ताकि तैयारियों को दुरुस्त रखा जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है क्योंकि साइबर वॉर हमने आज का जो टैगलाइन रखा है वो ही रखा क्योंकि इंटेंशन तो साइबर वॉर वाली ही लग रही है चीन की ओर से। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये सरकारों का काम है अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन सिचुएशन कितनी ग्रिम है आज हमने अपने तीनों पैनलिस्ट के हिसाब के जरिए आपके बीच में रखने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि जो सिचुएशन बताई जा रही है, जो वाकई में थोड़ा सा अलार्मिंग लग रही है, चिंताजनक लग रही है, उस पर एक ठोस नीति बने, सरकार इसको गंभीरता से ले। जो मंसूबे हैं चीन के या किसी भी और देश के किसी भी हैकर के, वो चाहे अंदरूनी हो चाहे बाहरी हो, उनके मंसूबे कामयाब ना हो, यही उम्मीद हम करते हैं। आज के शो में हमारे साथ आने के लिए आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। अय्यर साहब शुक्रिया आपका, माली साहब शुक्रिया और डेडिया साहब आपका भी शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहे जी बिजनेस। नमस्कार।